Two things define us: our patience when we have nothing, and our attitude when we have everything. Hi, guys, welcome to Study IAS. In the series of Indian Polity Marathon session, I am back with another topic, and today's topic is the preamble. If you want to get an Academy Plus subscription, so use this code Study IAS for extra discount on Plus courses. And also, you can join us on various social media platforms. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन पॉलिटी। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रियम्बल यानी क्या? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। एज यू कैन सी, दिस इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which starts from the we the people of India, which is highlighted in a black color, you can see. So what does it means, the we the people of India? तो देखिए, मैंने कल बात की थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि क्लेमेंट एटली ने सेकंड कैबिनेट मिशन भेजा था जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की थी हमारी, यानी संविधान सभा हमारी फॉर्म हुई थी। और जब हमारी संविधान सभा गठित होती है उसके बाद संविधान सभा के चुनाव होते हैं। संविधान सभा में टोटल सीट्स 296 स्टेट्स, प्रोविंशियल स्टेट्स को दी गई थी और प्रिंसली स्टेट्स 93 थे। और ये चुनाव जो हुआ था लगभग जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में कंडक्ट कराया गया था। और यहाँ पे माफ कीजिएगा, INN हो गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 209 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और इंडिपेंडेंस थे अराउंड 14। तो 14 लोग इंडिपेंडेंस कैंडिडेट थे। तो टोटल 389 सीट्स थी हमारे संविधान सभा में, जिसमें जब इसकी फर्स्ट सिटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, सिर्फ 211 मेंबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। क्यों? एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करते हुए मुस्लिम लीग इसे बायकॉट कर जाती है और पहली सिटिंग में सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर प्रेजेंट होते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि विच इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका आंसर है सेकंड कैबिनेट मिशन इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन सबसे शुरू में टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 2 दिन के लिए वो सिर्फ प्रेसिडेंट बने। उसके बाद फिर परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक HC मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बात करते हैं हमारे प्रियम्बल के बारे में। एज यू कैन सी, दिस इज द प्रियम्बल which starts from we the people of India, मतलब ruled by indigenous, ruled by soil, यानी भारत की जनता ही यहाँ पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है। ठीक है, we the people we have taken from the American constitutions, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा है, we the people of United States of America। यहाँ तक कि प्रियम्बल ही हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। we have taken the idea of preamble from the USA's constitution। ठीक है, अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर ये याद रखना है कि आप सभी को प्री, मेंस और इंटरव्यू किसी भी स्टेज में इस प्रियम्बल के थ्रू किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जहां भी हो वहीं बैठ जाओ, मेरे साथ साथ आप भी प्लीज इसको दोहराओ, इसको रिपीट करो। जहां हो वहीं इसको याद करना स्टार्ट कर दो। जब भी आप इसे रिवाइज करो और आपको ये प्रियम्बल एज इट इज याद होना चाहिए। आप इस प्रियम्बल में जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, वो आपको याद होना चाहिए, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस। तो इस तरीके के कीवर्ड्स जब भी आप दोबारा याद करें, मतलब एक बार अभी याद कर लो, क्लास के बाद याद कर लेना, और 2-3 बार जब आप इसको रिपीट कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और याद करने के बाद जब आप इसे मेमोराइज करें तो आपको एज इट इज वर्ड के साथ इसके ये जो कीवर्ड्स हैं, इसके अर्थ भी, इसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice 3 kind: social, economic and political। जस्टिस 3 काइंड्स, मैंने कहा 3 काइंड्स: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी भी किसकी किसकी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी
and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of an individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, and faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of the nation. This 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. यानी यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमारी संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी खुद को ही समर्पित कर दिया। ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये एनफोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 से संविधान हमारा, यानी हमारा संविधान ऑफिशियली 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये आपको सबको पता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए और ये आपके बहुत काम आने वाला है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठता है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है आपको, 250 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फोटो क्लिक करके आप डाल सकते हैं। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं या डायरेक्ट कमेंट में भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइएगा। इसके आंसर के बारे में हम कल बात करेंगे। तो ये क्या क्वेश्चन कहता क्या है, इसका एक कीवर्ड्स देख लेते हैं। Preamble contains the aims and the aspirations of the Constitution, explain those aims and also discuss the ideal of justice. So basically, preamble की जो aims हैं and aspirations हैं, उसकी क्या आकांक्षाएं रही हैं, क्या उसका लक्ष्य था, उन्हें explain करना है। और ideal of justice, social, economic and political, 3 तरीके की justice हैं, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो इन जस्टिस का क्या महत्व है इसके बारे में डिस्कस करना है। प्लीज इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। आप इसके बारे में आप इसका अपना आंसर लिख करके 250 वर्ड में 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिख करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारी संविधान सभा बन चुकी थी, उन्होंने संविधान बनाया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, तो 1930 में 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वराज संपन्न हुआ था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने याद करने की तौर पर 26 जनवरी के दिन को चुना संविधान सभा लागू करने के लिए, और इसमें कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, तो यह याद रखना। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। देखो, बेसिकली 2 तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। यानी वहां का कोई मतलब वहां किसी भी प्रकार की चीजें लिखी नहीं है, लेकिन ये सब थ्योरेटिकली है, कहने की बातें हैं। प्रैक्टिकली क्या है, वहां भी सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। सिर्फ एक चीज का अंतर है कि वहां जितने भी कोई भी एक्ट पास हुआ वो सिर्फ बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, और सिर्फ इसी वजह से उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जबकि हमारे देश में, भारत में और यूएसए में हम कह सकते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, इसलिए हमारे संविधान को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, अब बात उठती है कि क्या प्रियम्बल होना जरूरी है, तो इसका आंसर है नहीं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होता ही नहीं है, क्योंकि उनका जब एक बाइंडिंग बुक ही नहीं है तो फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर रही बात रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव अ प्रियम्बल और नॉट हैव इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मैंडेटरी नहीं है। ऑल्सो वन मोर थिंग, प्रियम्बल इज अ नॉन जस्टिसिएबल। आप प्रियम्बल को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, एंड अल्टीमेट इट इज प्रियम्बल इज द सोर्स ऑफ all powers of the constitution. It helps to Supreme Court in their interpretation. It is we can say it is a summary of the Constitution of India.
और एक और बात याद रखनी है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में आया था, ठीक है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ऐड किया गया है, पहले नहीं। तो प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा में ये प्रियम्बल आया कहाँ से? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। आप जब भी कोई काम करने जाते हो तो उसका एक आउटलाइन बना लेते हो, उसका आप पहले एक मोटा मोटा खाका तैयार कर लेते हो, इस काम को करने जा रहे हो, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो इस सब के बारे में आप एक मोटा मोटा एक आइडिया लगा लेते हो। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को, जब इतने बड़े देश, भारत इतने बड़े देश के इतने बड़े संविधान को हम लिखने जा रहे थे, तो इट्स ऑब्वियस कि हमारे पास कुछ एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जिसके बेस में हम कुछ तो स्टार्ट करेंगे, कुछ तो लिखेंगे। तो बेसिकली द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने एक मोटा मोटा खाका तैयार किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हम ये चीजें इसमें ऐड करेंगे इस टाइप से। तो ये एक बेसिकली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली यानी सर्वसम्मति से इसे अडॉप्ट कर लिया गया संविधान सभा में। अच्छा, संविधान सभा में एक ऐसी सहमति बनाई गई थी कि वोटिंग सिस्टम से बचेंगे। किसी भी बात पे अगर मान लीजिए किसी का मतभेद होता है तो उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे, वोटिंग से बचेंगे और सर्वसम्मति से ही फैसला लेंगे। और लगभग लगभग सभी फैसले में सर्वसम्मति से ही फैसला लिया गया और हमारा संविधान बना। वी कैन से द पावर ऑफ प्रियम्बल, द सोर्स ऑफ प्रियम्बल इज बेसिकली द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ये याद रखना कि सोर्स ऑफ प्रियम्बल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, एंड सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेकंड कैबिनेट मिशन था। इन छोटे से छोटे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली हमें ये जानना है कि यूपीएससी इज द एग्जाम वेयर वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो जैसा कि मेंस में मैंने क्वेश्चंस अभी बताया, मेंस में, प्री में और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी स्टेज में इन कीवर्ड्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको इस क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज होने चाहिए, इसकी मीनिंग क्या है पता होनी चाहिए, आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, थ्री काइंड, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सबसे पहले वर्ड आता है सोवरेन। व्हाट डज इट मीन? सोवरेन मीन्स टोटली इंडिपेंडेंट, सुप्रीम पावर इटसेल्फ बाइंड टू ओबे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी सोवरेन मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु मतलब वी आर एज अ इंडिया, एज अ कंट्री, वी आर नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री और एनी अदर नेशन बट द इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, यानी हमारे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी, हम फ्री हैं टू कंडक्ट आवर ओन अफेयर्स, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ठीक है, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा और हम इंडिपेंडेंट हैं अपने फैसले को लेने के लिए। वी आर सुप्रीम पावर इटसेल्फ एंड वी आर ओनली बाइंड टू ओबे अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर ओनली बाइंड टू ओबे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशंस की इतनी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रिटीज होती हैं, तो उसको ज्वाइन करने में क्या हमारी सोवरेनिटी खतरे में आ जाती है? तो इसका उत्तर है नहीं। वो इसलिए क्योंकि द यूनाइटेड नेशंस एग्रीमेंट और अ ट्रीटी इज बेसिकली जस्ट अ एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट एंड दैट इज नॉट बाइंडेड फॉर अस। वी आर ओनली बाइंड टू ओबे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने पहले ही कहा। ठीक है, मतलब वो एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट है क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन के जमाने में रह रहे हैं, तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर फ्यूचर, फॉर ईज ऑफ लिविंग, इट इज नेसेसरी टू ज्वाइन वेरियस काइंड ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। इससे हमारी सोवरेनिटी खतरे में नहीं आती। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि एज अ कंट्री इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, ओके, बट एज अ इंडियन आई एम सोवरेन, यू आर सोवरेन। इंडिया तो सोवरेन है, सोवरेन कंट्री है, संप्रभु है, लेकिन क्या आप सोवरेन हो? एज अ इंडिविजुअल आप सोवरेन हो? तो इसका आंसर है नहीं। जी हाँ, इसका आंसर है नहीं। आप सिर्फ सोवरेन हैं जब आप वोट देने जाते हैं। यू आर ओनली सोवरेन when you are going for casting vote. I am repeating this word. You are as an Indian only sovereign when you are
गोइंग फॉर अ कास्टिंग वोट, जब आप वोट देने जाते हैं सिर्फ उस टाइम पे आप सोवरेन होते हैं, आपको जिसे मर्जी है आप उसे वोट दीजिए, अदरवाइज यू आर एंड आई एम बाउंडेड बाय द लॉज। ठीक है, तो एज अ इंडियन वी आर बाउंडेड बाय द लॉज एंड नॉट सोवरेन एक्सेप्ट व्हेन वी आर गोइंग फॉर द कास्टिंग वोट। ठीक है, अब बात करते हैं सोशलिस्ट की। देखो, सोशलिज्म बेसिकली समाजवाद दो प्रकार का होता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म। सो बेसिकली जो चाइना में चलता है वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, इसे स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मींस मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी था जहां हमने गांधीयन और मार्क्सिस्ट दोनों प्रिंसिपल्स को रखा, जहां प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में काम करते हैं। This is called the mixed economy. Also, Supreme Court says that democratic socialism aims to end poverty, ignorance, diseases and inequalities of opportunities. तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है कि गरीबी हटाना है, बीमारियां हटाना है, इनइक्वालिटीज को खत्म करना है, ये है इसका मतलब। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो हम कह सकते हैं कि 90% वी हैव टेकन द गांधीयन प्रिंसिपल एंड 10% मार्क्सिस्ट। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 1991 में बहुत ही बड़ा क्राइसिस हुआ था हमारे देश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1991 में हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी, एलपीजी पॉलिसी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण कह सकते हैं कि ये जो सोशलिज्म था ये डाइल्यूट हो गया है और आज तो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ ही रहे हैं। हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब वो बात नहीं रही है, लेकिन पहले हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकुलरिज्म। देखो, सेकुलर का मतलब सीधा सीधा एक वर्ड में सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। यहाँ स्टेट मतलब एमपी यूपी सीजी ये सब नहीं, स्टेट मतलब एज अ कंट्री। ठीक है, तो सेकुलरिज्म मतलब सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, सेपरेशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रिलीजन। इंडिया सेकुलर कंट्री है, पाकिस्तान रिलीजियस कंट्री है, वो लिखते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी वो एक रिलीजियस कंट्री है। ठीक है, और फ्रांस की यदि बात करें तो वो इरिलीजियस कंट्री है, वहां सरकार को रिलीजियस से कोई लेना देना नहीं, दोनों सेपरेट थिंग है। ठीक है, तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक ऐसा स्टेट बनाया जहां सभी धर्मों का सम्मान हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं। तो कई तरीके के रिलीजियस पर्सन्स हमारे यहाँ रहते हैं, कई तरीके के धर्मों को मानने वाले हमारे यहाँ रहते हैं। उन सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के माध्यम से इन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए हम ये बात कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 धार्मिक स्वतंत्रता के राइट्स दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका ये भी मतलब हुआ, मान लो अगर गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को, सपोज हिंदू, उनके लिए कुछ करने जा रही है, उनको कुछ एड देती है, उनको कुछ हेल्प करती है, तो वो पक्षपात नहीं करेगी, वो मुस्लिम्स को भी देगी, सिख्स को भी देगी और साथ ही साथ क्रिश्चियंस को, हर धर्म के मानने वाले लोग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से देखेगी। लेकिन एज अ कंट्री उसका कोई धर्म नहीं है, एज अ कंट्री उसका कोई रिलीजन नहीं है। अब आता है डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेसी। देखो, आप सभी जानते होंगे डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। तो डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, वेयर पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर बाय सेल्फ, जैसे प्लेबिसाइट्स करा देते हैं, रेफरेंडम हो जाता है, रिकॉल, प्लेबिसाइट्स, इनिशिएटिव। तो इन तरीके से प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह, तो इस तरीके से वो अपने खुद ही फैसले ले लेते हैं, डायरेक्ट वहां की जनता इन्वॉल्व रहती है, किसी भी बड़े फैसले में डायरेक्ट वहां की जनता इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, यानी पीपल ओनली वोट फॉर फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन, यानी यहाँ हमारे यहाँ आप सभी जानते होंगे फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन होते हैं और हम लोग सिर्फ वोट देते हैं, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं
और हमारे द्वारा चुने गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और फिर गवर्नमेंट जाके डिसीजंस लेती है। अल्टीमेट पावर्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट विच इज चूजन बाय द पीपल डायरेक्टली। ओके, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास ब्लैंक पावर होती है अगर रिपब्लिक ना हो तो। रिपब्लिक का मतलब क्या है अभी हम जानेंगे, लेकिन कहने का मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसके पास ब्लैंक पावर होती है। बात समझ रहे हो? आपने वोट दिया, आपने सरकार चुनी, सरकार के पास 5 साल हैं। अब अगर रिपब्लिक हमारे देश में नहीं होगा तो सरकार के पास ब्लैंक पावर होगी। सरकार उन 5 सालों में कुछ भी कर सकती है। आपने तो सिर्फ वोट दिया है, अब उसके पास ब्लैंक पावर है, अब वो चाहे कुछ भी करे। तो इसलिए कहा गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव द ब्लैंक पावर इफ देयर इज अ नो रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है आइए जानते हैं। सो बेसिकली रिपब्लिक, देखो, डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक मोनार्की, एक रिपब्लिक। मोनार्की मतलब बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट, यानी जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली किंग होता है और क्वीन होती है। जैसे इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, वहां हेड ऑफ द स्टेट मोनार्की सिस्टम से चलता है, किंग और क्वीन रहते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट यानी सुप्रीम पावर हमारे राष्ट्रपति इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द फिक्स्ड टर्म, नॉट बाय द डायनेस्टी एंड मोनार्की। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्टेड बाय द पीपल, राष्ट्रपति को कब हमने चुना? राष्ट्रपति का चुनाव तो इनडायरेक्ट होता है। सो बेसिकली देखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना, हमने एमपी दिए, हमने एमएलए दिए। अब वो एमपी और एमएलए किसको चुनेंगे? राष्ट्रपति को। तो अल्टीमेट तो हम ही चुन रहे हैं ना। हमने किसे चुना? एमएलए को, एमपी को, और एमपी और एमएलए चुन रहे हैं हेड ऑफ द स्टेट को। अब ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट के इलेक्शंस को हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू क्यों रखा? क्योंकि अगर मान लो हेड ऑफ द स्टेट भी डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर हमारे वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते, तो फिर अल्टीमेट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट। तो उन दोनों के बीच कंफ्लिक्ट नहीं हो जाता? मतलब राष्ट्रपति पद तो प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा है, और अगर राष्ट्रपति भी इलेक्टेड हो रहा है डायरेक्ट पीपल से तो उसके पास पावर्स होनी चाहिए। लेकिन हमने एक्सेप्ट किया है क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट यानी हमारे राष्ट्रपति इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन, जहां हमारे द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए वोट करते हैं हेड ऑफ द स्टेट के लिए। अल्टीमेट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द फिक्स्ड टर्म, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ रिपब्लिक का एक और मतलब होता है लेक्स रेक्स पॉलिसी। वी हैव टेकन द रूल ऑफ लॉ, लेक्स रेक्स पॉलिसी। लेक्स रेक्स मतलब लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। इसी वजह से मैं कह रहा था कि अगर रिपब्लिक ना हो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास ब्लैंक पावर होती है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव टेकन द लेक्स रेक्स पॉलिसी, जहां पे लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट किंग ऑफ किंग्स। हमारे देश में गवर्नमेंट अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी अल्टीमेट कौन पावरफुल है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, चलो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सबसे बड़ा है, किसकी पावर सबसे बड़ी है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं इसका आंसर कल नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक है। तो वी हैव टेकन लेक्स रेक्स पॉलिसी, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, एंड दैट्स वाई हमारे यहाँ सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। पब्लिक का एक और मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड ऑल द पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी मतलब बेसिकली इन सिंपल वर्ड एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर्स। आर्बिट्री पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ओवर एन इंडिविजुअल। गवर्नमेंट की आर्बिट्री पावर्स जो कि वो किसी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, उसका एब्सेंस होना, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिबर्टी, द एब्सेंस ऑफ arbitrary powers exercised by the government over an individual. Okay, now justice, the most important thing is justice. So basically justice is final epitome of civilized society, as you all know. सबकी एक सोच होती है कि
सबके साथ न्याय होना चाहिए किसी भी बात पे, चाहे वो छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात हो, हर तरफ न्याय होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी इसका प्रावधान हमारे संविधान में दिया है और इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को चुना, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब बात आती है कि सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीन जस्टिस को हमारे संविधान ने कहां पे सिक्योर किया है? तो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को वेरियस फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के थ्रू इसे इंश्योर किया है, इसे सिक्योर किया है। ठीक है, सोशल जस्टिस मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। ठीक है, यानी देखो आपने सुना होगा कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जो हमारे न्यायालय होते हैं वहां चाहे कितने बड़े से बड़ा आदमी आ जाए या छोटे से छोटा आदमी आ जाए, सभी के लिए कानून समान है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी सेक्स का हो, और चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो सबके लिए जस्टिस समान होगा। दिस इज कॉल्ड द सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब एवरी सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, रिलीजियस, कास्ट, सेक्स एंड क्रीड एंड प्लेस एंड द स्टेटस, बिना किसी भेदभाव के सबको समान अधिकार देना। गवर्नमेंट ऑफिस के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं एंड दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के लेक्चर में। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, बंधुत्व, हिंदी में इसे कहते हैं बंधुत्व। हमारे संविधान में प्रेम्बल में क्या लिखा है? फ्रेटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब बंधुत्व, भाईचारा बनाना है, लेकिन अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाते हुए भाईचारा निभाना है। यानी हम इंडियंस भाई भाई हैं, आपने ये सुना होगा ना, ऑल वी आर इंडियंस आर भाई भाई। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेटर्निटी। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे क्या प्रावधान किए जो फ्रेटर्निटी को मीनिंगफुल बनाता हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान रखा है। तो हमारे यहाँ स्टेट सिटीजनशिप नहीं चलती, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका की तरह नहीं, अमेरिका में दो सिटीजनशिप चलती है, एक स्टेट की लेनी पड़ती है और एक एज ए अमेरिकन लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है जो कि संविधान ने दिया है, और इसी प्रावधान के थ्रू इस फ्रेटर्निटी वर्ड का मतलब निकल रहा है। दिस फ्रेटर्निटी इज मीनिंगफुल जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस अ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रेम्बल। देखो 24 अप्रैल 1973 में, एज यू ऑल नो, उस दिन सचिन तेंदुलकर हमारे देश के महान खिलाड़ी, उनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ एक और भी बहुत बड़ी घटना हुई थी उस दिन। उस दिन आया था जजमेंट किसका? केशवानंदा भारती केस, जो कि बहुत ही फेमस केस था, लैंडमार्क जजमेंट था। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 13 जजेस की बेंच ने 7-6 से इस फैसले को दिया था, जहां इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया। इसके बारे में भी हम बात करेंगे पर्टिकुलर लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रियम्बल का कुछ एज अ टेक्स्ट, प्रियम्बल अगर एज अ टेक्स्ट बात करें, एज अ पेज बात करें, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट द फ्यू वैल्यूज एंड द फ्यू आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल, जैसे सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरीके के जो फ्यू आइडियल्स हैं, दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना आप जान लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर यानी हमारे देश की मूल संरचना, यानी हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें आती हैं उसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, विच इज नोन एज द सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So soul and heart of Constitution of India is, and also it is known as the lighthouse and identification card of the Constitution of India. As you all know, it is enforced from the 26th of Jan 1950. अब एक प्रश्न उठता है कि क्या प्रेम्बल अमेंड हो सकता है? तो यस, इट कैन बी अमेंडेड,
और ये एक बार अमेंड हो भी चुका था 1976 में। देखो, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जो कि प्रियम्बल के पार्ट हैं, इन 3 वर्ड्स को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इसे ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी अगर 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया, इसके पहले भारत सेकुलर नहीं था? तो इसका आंसर है जी नहीं, भारत सोशलिस्ट भी था, सेकुलर भी था। वो कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन्स थे। यहाँ पे क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, and faith and worship. ये यहाँ पे जो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, ये हमें क्या बताता है? एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी सभी प्रकार के धर्म, फेथ, बिलीफ, वर्शिप करने की सभी की आज़ादी थी। ये बताता है कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म स्टार्टिंग से था। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये क्या बताता है? सोशलिज्म, सोशलिस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये बहुत ही महान शख्सियत थे, ये सब कुछ जानते थे और इन्होंने ये सब प्रावधान पहले से ही दे रखे थे। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, तो फिर सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इसे ऐड करने की जरूरत क्या थी? तो इसका जवाब ये है, दिस वॉज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट डन बाय द इंदिरा गांधी एंड नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि इसके पहले ही ऑलरेडी वहां पे ऐसे प्रावधान थे। अब जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो एज यू ऑल नो, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थे, और 7 मेंबर्स कौन कौन थे ये उनकी लिस्ट है, एन.जी. अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, है ना, एस.एम. सदौला, एन माधवा राव, लेटर रिप्लेस्ड बाय बी.एल. मित्तल, टी.टी. कृष्णामाचारी, लेटर रिप्लेस्ड बाय द डी.पी. खेतान। तो ये इनकी लिस्ट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं फीचर्स विच वी हैव बोरोड फ्रॉम दी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या फीचर्स हमने लिए हैं, आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ कि हमने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें बोरो की हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल स्कीम हमने यहाँ से लिया है, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब चीज़ें यहाँ से ली हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रूल, ऑफ कोर्स, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, राज्यसभा। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, ऑफ कोर्स, द नॉमिनेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने यहाँ से ली है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, एंड रेसिड्यूरी पावर वेस्टिंग ऑन द सेंटर हमने यहाँ से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सारे फीचर्स हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सब लिया है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा वी हैव टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, प्रियम्बल में। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन द प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and also the election of members of Rajya Sabha. From Japanese constitutions, we have taken the procedure established by law. So thanks for the day. This is the end of the class for today. I will meet you again with another topic in the another video. If you have any doubts, please comment me, and please आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली क्लास में हम उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, और कोई भी डाउट्स है प्लीज कमेंट। यू कैन ऑल्सो पर्सनली मेल मी एट माई पर्सनल ईमेल एड्रेस mvivekmisra024@gmail.com.
सो थैंक्स फॉर द डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।